मिला टाइम्स में खुश आमदीद। 21वीं सदी में दुनिया भर में होने वाली जंग के पीछे की असल वजह है ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती ज़खायर। दुनिया में हमेशा जंगें हुई है, हमेशा लड़ाइयाँ हुई है और लड़ाइयों के पीछे की असल वजह हमेशा पावर का हुसूल, ताकत का हुसूल रहा है। कभी किसी सल्तनत ने अपनी सल्तनत और अपने एम्पायर के दायरे को बढ़ाना चाहा, कभी किसी ने अपनी सल्तनत के रकबे में दूसरे मुल्क को शामिल करना चाहा, कभी किसी ने किसी ताकत का हुसूल चाहा और इसी वजह से जंगें होती रही है। पिछले 100 सालों से दुनिया में जो जंग हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, तो उसके पीछे की असल वजह है नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल हासिल करना, कुदरती ज़खायर को अपने कब्ज़े में लेना, चाहे वो उसके मुल्क में हो या किसी और देश में हो, किसी और मुल्क की ज़मीन के अंदर वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, उस पर एक ही मुल्क का कंट्रोल होना चाहिए। और 21वीं सदी में इस एजेंडा के तहत जो जंग हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है, कोई कुदरती ज़ख़ीरा पाया जाता है, खा वो ऑयल की शक्ल में हो, तेल की शक्ल में हो, या गोल्ड की शक्ल में हो, या गैस की शक्ल में हो, या किसी और शक्ल में हो, उस पर उसी का कंट्रोल होना चाहिए। वो दुनिया भर के देशों को मजबूर करता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अमेरिका की पॉलिसी के मुताबिक करे, और अगर कोई भी देश अमेरिकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नेचुरल रिसोर्सेज को निकालता है, उसका इस्तेमाल करता है, तो फिर अमेरिका उसको अपना दुश्मन मान लेता है, उस पर हमले शुरू कर देता है। और पिछले 100 सालों से यही हो रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला हो जाने के बाद दुनिया को एक मरतबा फिर यकीन हो गया कि अरब देशों पर जो अमेरिका हमला करता है, अरब देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अरब देशों में जो खाना जंगी है, वहाँ जो अमन और सलामती नहीं है, तो उसके पीछे की असल वजह यह है कि वहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है और ऑयल की खातिर अमेरिका किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है, किसी भी मुल्क को खाना जंगी का शिकार बना देता है, ताकि अमेरिका वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कब्ज़ा जमा सके। अब दुनिया में जहाँ जहाँ ऑयल पाया जाता है, या दुनिया के जिन देशों में नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज में नंबर 1 ऑयल है, तेल है, गैस है, और दुनिया में जितना ऑयल पैदा होता है या जहाँ जहाँ तेल पाया जाता है, उनमें तकरीबन 60% तेल मुस्लिम देशों के पास है, अरब देशों के पास है, और बकिया 40% जो ऑयल या तेल है उसमें अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला और दूसरे ममालिक शामिल है, रूस और चीन शामिल है। तो ऑयल का, तेल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मुस्लिम देशों के पास पाया जाता है, और उसमें नंबर 1 सऊदी अरबिया है, उसके बाद ईरान है, फिर इराक़ है, कुवैत है, कतर है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कुछ और देश है, और बकिया 40% में अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, रूस, चीन, इंडिया, दुनिया भर के ममालिक है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ कुछ न कुछ ऑयल रिज़र्व मौजूद है। जैसे भारत के आसाम में भी रिज़र्व ऑयल पाया जाता है, चीन में भी पाया जाता है, लेकिन मिक़दार में काफ़ी कम है। इसलिए भारत जैसे मुल्कों को ऑयल दूसरे मुल्कों से लेना पड़ता है, तभी भारत का, चीन का या दूसरे देशों का निज़ाम चलता है। अब दुनिया में जो जंग हो रही है, इसी वजह से हो रही है। कई अरब मुल्कों को अमेरिका ने जो तबाह किया, या आज भी जो वहाँ खाना जंगी जारी है, इसी नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। अब दुनिया में किन किन देशों के पास तेल पाया जाता है, जहाँ रिज़र्व ऑयल है, उसकी लिस्ट पहले जान लीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा कि अरब देशों पर कब से ये जंग मुसल्लत है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिज़र्व ऑयल पाया जाता है वेनेजुएला में, 303 अरब बैरल रिज़र्व ऑयल वहाँ मौजूद है। और जब वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना तेल निकालेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहेंगे तेल बेचेंगे, उसने चीन और रूस के साथ माहदा करना शुरू किया। अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो सका, उसने हमला कर दिया। वेनेजुएला के बाद दूसरा नंबर सऊदी अरबिया का है, जहां 267 अरब बैरल रिज़र्व ऑयल मौजूद है। तीसरा नंबर ईरान का है, जहां 208 अरब बैरल ऑयल मौजूद है। चौथा नंबर कनाडा का है, जहां 171 अरब बैरल रिज़र्व ऑयल मौजूद है। पाँचवा नंबर इराक़ का है, जहां 145 अरब बैरल ऑयल मौजूद है। छठा नंबर मुत्तहिदा अरब इमारात का है, जहां 113 अरब बैरल ऑयल मौजूद है। सातवां नंबर कुवैत का है, जहां 106 अरब बैरल ऑयल मौजूद है। आठवां नंबर रूस का है, जहां 80 अरब बैरल ऑयल मौजूद है। उसके बाद 90 नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी मौजूदा अमेरिका है,
जहां 69 यानी 69 अरब बैरल ऑयल मौजूद है। 10वें नंबर पर लीबिया है जहां 48 अरब बैरल ऑयल मौजूद है। 11वें नंबर पर नाइजीरिया है, उसके बाद कज़ाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद कतर, उसके बाद ब्राज़ील, अल्जीरिया, एंगोलो, अज़रबैजान, नॉर्वे और इक्वाडोर जैसे ममालिक शामिल है टॉप 10 के बाद, जहां ऑयल पाए जाते हैं, रिज़र्व ऑयल। लेकिन यहाँ की जो तादाद है वो तकरीबन 40 अरब बैरल से कम है। तो शुरू के जो टॉप 10 ममालिक है वहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। और अरब देशों की बातचीत की जाए तो उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरबिया, उसके बाद ईरान, फिर इराक़, चौथे नंबर पर यूएई, पाँचवें नंबर पर कुवैत, छठे नंबर पर लीबिया, सातवें नंबर पर नाइजीरिया, आठवें नंबर पर कतर, 9वें नंबर पर अल्जीरिया और 10वें नंबर पर कज़ाकिस्तान। तो इन 10 देशों में सबसे ज़्यादा रिज़र्व ऑयल पाया जाता है और दुनिया के ये 10 मुस्लिम ममालिक तकरीबन 60% से ज़्यादा रिज़र्व ऑयल अपने यहाँ रखते हैं। उतने ज़्यादा तेल पर इनका कंट्रोल है और यही अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए अमेरिका ने पहली आलमी जंग मुसल्लत की, दूसरी आलमी जंग हुई, खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और उसके बाद अरब देशों को आपस में लड़ाया गया। जिन अरब देशों ने मान लिया कि वो अमेरिका की पॉलिसी को मानेगा, उसके देश के तेल का फ़ैसला अमेरिका करेगा, अमेरिका ने उस पर हमला नहीं किया। और जिन अरब देशों के सरबराहों ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालने का काम किया, जिन्होंने ये ऐलान किया ऑयल उनका, तेल उनका, तो वहाँ के निज़ाम भी वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएंगे और यही अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो सका और ऐसे हुक्मरानों को अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। अभी जो ममालिक है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है, जहाँ ऑयल पाया जाता है, इन देशों की एक तंजीम है जिसको ओपेक कहा जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये ममालिक आपस में मिलकर फ़ैसला करते हैं तेल की कीमत को बढ़ाना है या तेल की कीमत को घटाना है, किन देशों के साथ तेल को बेचना है और किन देशों के साथ तेल को नहीं बेचना है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ैसला ज़्यादातर अमरीकी दबाव में होता है। कई मरतबा ये संस्था अमेरिका की मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला सुनाती है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने रुकन ममालिक है उनको अमेरिका के दबाव में आना पड़ता है, अमेरिका के मुताबिक उनको फ़ैसला करना पड़ता है और अमेरिका जैसे चाहता है वैसे ओपेक का सिस्टम चलता है। इसी वजह से अमेरिका ही दुनिया भर के ऑयल को कंट्रोल करता है। अभी जो दुनिया भर में नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है या ऑयल पाया जाता है, सबसे पहले इसकी दरियाफ्त इसके बारे में पता चला कि अरब का जो ख़ित्ता है या सेंट्रल एशिया का जो ख़ित्ता है वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है और उस ज़माने में आलमी अरब खिलाफत उस्मानिया के मातहत था। मुसलमानों की मुश्तरका हुकूमत थी, बाज़ाब्ता खलीफा होता था, खिलाफत थी और पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद होता था। अब उसी दौरान ब्रिटिश एम्पायर को, अमेरिका को पता चलता है कि अरब के इलाक़ों में, कज़ाकिस्तान के इलाक़ों में तेल पाया जाता है, वहाँ गैस पाया जाता है, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ मौजूद है। और जैसे ही अमेरिका को पता चलता है, ब्रिटिश एम्पायर को पता चलता है, इन लोगों ने मंसूबा बनाया कि कैसे मुसलमानों के इन इलाक़ों पर कब्ज़ा करना है, मुसलमानों के इन नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेना है। और इस एजेंडा को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटिश एम्पायर ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दिया, खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर करने का मंसूबा बनाया। लगातार खिलाफत उस्मानिया पर हमले किए गए और फाइनली 1924 में खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो जाता है। पूरा आलम इस्लाम टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो जाने के बाद जो ममालिक बने या जो ममालिक आज़ाद हुए, उन ममालिक की तादाद इस वक्त तकरीबन 48 से ज़्यादा है। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्रे आज़म पर फैली हुई थी। यूरोप का अच्छा खासा इलाका खिलाफत उस्मानिया के मातहत था, अफ्रीका का बहुत सारा मुल्क खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, एशिया का बहुत सारा मुल्क खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। हालांकि हिंदुस्तान जैसा मुल्क कभी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा नहीं रहा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दीजिए, इसके बावजूद भी जब खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ तो उससे आज़ाद होकर दुनिया में 48 देश बने। उनमें से एक देश तुर्की भी है जहाँ खिलाफत उस्मानिया का हेड क्वार्टर था, जहाँ सेंटर था। वे तमाम ममालिक आज़ाद हो गए। अब इनमें से ज़्यादातर ममालिक को शुरू में ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी मातहती में ले लिया, वहाँ ब्रिटिश एम्पायर ने हुकूमत करना शुरू कर दिया। फिर जब यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में आया, दूसरी आलमी जंग हुई, ब्रिटिश
امپائر کمزور ہونے لگی تو زیادہ تر ملکوں نے آزادی حاصل کی، اور جیسے برٹش امپائر کا اثر و رسوخ ختم ہوا تو امریکہ نے ان ملکوں پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اور امریکہ نے ڈائریکٹ وہاں اپنا گورنر بھیجنے کے بجائے یا امریکہ نے وہاں اپنا نمائندہ رکھنے کے بجائے دوسری پالیسی اپنائی۔ امریکہ نے طاقت حاصل کی، امریکہ نے جنگی ساز و سامان حاصل کیا، امریکہ نے اپنی ملٹری کو مضبوط کیا، اور ملٹری پاور حاصل کرنے کے بعد تیل رکھنے والے تمام دیشوں کو امریکہ نے کہا تمہارے یہاں جو آئل پایا جاتا ہے اس تیل کو ہماری کمپنی نکالے گی، اس تیل کی قیمت کیا ہوگی یہ امریکہ طے کرے گا، کون سے دیش کے ساتھ تیل کو بیچنا ہے اور کون دیش تیل بیچے گا نہیں بیچے گا، یہ پورا فیصلہ امریکہ کرے گا۔ اگر تم نے ہماری بات مانی، تم نے ہماری مرضی کے مطابق اپنے نظام کو چلایا تو ٹھیک ہے، تمہارا بھی فائدہ ہوگا، تمہارا ملک بھی ترقی کرے گا، تیل سے جو پیسہ آئے گا تمہارے ملک میں لگے گا اور امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، تم نے امریکی کمپنیوں کی مدد لیے بغیر آئل کو نکالنا شروع کیا، تم نے امریکہ کی پالیسی کے خلاف جا کر تیل کو بیچنا شروع کیا، تو پھر امریکہ تم پر حملہ کرے گا، تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، نظام کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں، دونوں میں سے ایک کو چننا ہے، یا تو امریکہ کی ماتحتی اختیار کر کے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے، یا پھر امریکہ کے خلاف جا کر اپنے ملک کا نظام سنبھالنا ہے۔ زیادہ تر ملکوں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی پر وہ عمل کرے گا، امریکہ کی کمپنیاں پیٹرول نکالے گی، امریکہ فیصلہ کرے گا تیل کا، آئل کی قیمت کا، اور یہی ہوا۔ امریکہ نے ہی دنیا کے تیل کا فیصلہ کرنا شروع کیا، اور امریکہ دھیرے دھیرے مالدار ہوتا گیا، اور جن ملکوں میں پیٹرول نکلتا ہے ان ملکوں نے بھی ترقی کی جب تک انہوں نے امریکہ کی بات مانی، اور جیسے ہی ان دیشوں نے امریکی کمپنیوں کو باہر نکال دیا، اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی بنائے، اپنی ملٹری پاور کو مضبوط کرنا شروع کیا، امریکہ کے بجائے انہوں نے روس اور چین سے ہتھیار خریدنا شروع کیا، امریکہ نے ان ملکوں پر پابندیاں لگا دی، سیکشن لگا دیا۔ اگر اتنا ہی سے کام نہیں ہوا امریکہ کے، یعنی پابندیوں کے باوجود بھی اگر ان دیشوں نے ترقی کا سلسلہ جاری رکھا، تو اس کے بعد امریکہ نے ان دیشوں پر حملہ شروع کر دیا، وہاں اپنی آرمی کو بھیج دیا، ان دیشوں میں یا ان دیشوں کے آس پاس امریکہ نے اپنا فوجی اڈہ بنا دیا تاکہ پوری دنیا کو ڈرا کر دھمکا کر رکھا جائے، اور امریکہ اسی پالیسی پر پچھلے 70-80 سالوں سے عمل کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے جن دیشوں کے پاس آئل ہے ان کے پاس دو آپشن ہیں۔ اگر وہ امریکہ کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں تو ان ملکوں کے تیل کو دنیا بھر میں بھیجا جاتا ہے، دنیا بھر کے ممالک ان ملکوں کے تیل کو خریدتے ہیں، اور ان ملکوں میں ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، جس میں گلف کے ممالک سر فہرست ہے۔ اور جن دیشوں نے کہا کہ وہ امریکہ سے الگ ہٹ کر اپنے دیش کا تیل نکالیں گے تو ان دیشوں پر امریکہ نے پابندی لگا دی، جس میں ایران سر فہرست ہے۔ ابھی وینزویلا کا معاملہ سامنے آیا، عراق کے سابق صدر صدام حسین نے یہی اعلان کیا کہ وہ امریکی کمپنیوں کو باہر نکالیں گے، زمین ان کی، خطہ ان کا، علاقہ ان کا، اور امریکہ کیوں فیصلہ کرے گا ان کے دیش کا، تو صدام حسین کو تختے دار پر امریکہ نے لٹکا دیا۔ لیبیا نے یہی اعلان کیا کہ وہ امریکی کمپنیوں کو باہر نکال دیں گے، تو لیبیا کے صدر کرنل قذافی کو شہید کر دیا گیا، اور لگاتار اس طرح کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات اب واضح ہے کہ مسلم ممالک میں جو لڑائی ہے، مسلم ممالک میں جو خانہ جنگی ہے، مسلم ممالک جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے امریکہ اور امریکہ کی دلچسپی ہے آئل، تیل، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیل اور آئل عرب دیشوں میں پایا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل، سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز عرب دیشوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ان عرب دیشوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے دولت حاصل کر لی، انہوں نے اپنے ملک کا انفراسٹرکچر بہتر کر لیا، ان دیشوں کے عوام کی جو لائف سٹائل ہے وہ بہتر ہو چکی ہے، لیکن ان دیشوں کے پاس ملٹری پاور نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس مضبوط آرمی نہیں ہے، ان کے پاس مضبوط ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، اور اگر امریکہ یا کوئی دیش ان پر حملہ کر دے تو یہ اپنے دم پر اپنے دیش کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔